हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों आज हम बिल्कुल फ्रेश एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 3.5 और लास्ट एक्सरसाइज आपकी सिलेबस इस चैप्टर की ठीक है। तो इस चैप्टर का जो लास्ट एक्सरसाइज था 3.5 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और कोशिश यही करेंगे पूरी एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो पहले क्वेश्चन में ध्यान देना। तो निम्न रेखिक समीकरण के युग में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसी का कोई हल नहीं है, या आप परिमित रूप से अनेक हल है। तो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, जहाँ पर वन सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है या नॉट सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। देखो आपको मैंने बताया था सब सिलेबस की स्टार्टिंग में लिखवाया था कि ब्रज गुणन विधि आपके सिलेबस में नहीं आई, कट चुकी है। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड है और आपके पास उनसे कर सकते हो, एक तो विलोपन और एक प्रतिस्थापन विधि। इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो कौन से मेथड से करना चाहोगे आप? विलोपन विधि से। तो फर्स्ट पार्ट पे ध्यान देना इसका। बेटा ब्रज गुणन विधि आपके सिलेबस में नहीं आ रही है तो उसे करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में दे भी सकेगा, लेकिन आपके सिलेबस से कट चुकी है वो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, x - 3y - 3 = 0, 3x - 9y - 2 = 0। पहले आप चेक करो कि यहाँ पर एक हल है, अनेक हल है या कोई हल नहीं है। इसके अलावा मैंने कंडीशन बताई थी a1 में a2। बेटा x के साथ कुछ नहीं है तो क्या होता है, एक। तो 1 में 3, b1 में b2 -3 में -9, माइनस माइनस करके क्या बचेगा 1/3, c1 में c2 -3/-2। अब क्या कहोगे कि सर a1 में a2 इक्वल है b1 में b2 डज नॉट इक्वल c1 में c2। और इस केस में क्या आता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो इससे आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। जब कोई हल ही नहीं होगा तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या लिख देंगे यहाँ पर, नो सॉल्यूशन। मन में डाउट? इसको ऐसे करना था। बस बेटा सेकंड बार पढ़ो। और अगर यहाँ पर एक हल होता तो हम इसे क्या करते कि दोनों मेथड में से कोई भी मेथड से सॉल्व कर देते। सेकंड पार्ट पे देखो, ध्यान देना। 2x + y - 5 = 0, 3x 2y - 8, a1 में a2। इसमें a1 क्या है, 2x a1 क्या है इस जगह, x के साथ क्या बेटा 2, तो 2 में 3, b1 में b2। हाँ भाई क्या है इस जगह 1/2। क्या दोनों इक्वल आ रहा है, चेक करो। नहीं, आपने क्या बोला कि सर a1 में a2 डज नॉट इक्वल b1 में b2, देयरफॉर वन सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसे हिंदी में, एक हल, या इसे अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं। अगर एक हल है तो उसे सॉल्व करके दिखाओ, कह रहा है ना क्वेश्चन। अगर एक हल होगा तो उसे सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन में बोला है ब्रज गुणन विधि से, लेकिन ब्रज गुणन विधि से हम सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि वो सिलेबस में कट चुकी है। तो कौन से मेथड से करना चाहोगे आप? विलोपन विधि से। एलिमिनेशन मेथड। तो ध्यान समझना, यहां पर 2 है, यहां 3 है। इस वाले इक्वेशन को ऐसा क्या करें कि ये दोनों नंबर सेम हो जाए। सोचो, दिमाग लगाओ। अगर 2 से मल्टीप्लाई इसे करें और 3 से मल्टीप्लाई इसे कर, काम चल जाएगा, है ना। तो करो 2 2 जा, नहीं बेटा 3 से इसे करना पड़ेगा और 2 से इसे, 3 2 जा 6x, 3y माइनस ये इधर जाके 15 हो जाएगा, है ना। नीचे ध्यान देना, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देखो 2 8 जा 16, -16 है, इधर जाके कैसा हो जाएगा ये +16, कैंसिल। 4 में 3 गया -y, यहाँ -1, माइनस माइनस कट के क्या बचेगा 1। और जब y1 आ गया इसे उठाए कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। हाँ जी, तो 2x + 1 - 5 = 0, 2x - 4 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 4/2। कोई डाउट मन में यहाँ तक? तो अगर आपके पास एक हल यहाँ तक हो चुका है, एक हल आ गया, तो उसे हम किस फॉर्म एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। इसे कॉपी करो।
तो फर्स्ट पार्ट के थर्ड और फोर्थ पार्ट मैं बिल्कुल नहीं करवाने वाला हूँ, ये घर पे करना होमवर्क है बच्चों के लिए। तो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट सेम ऐसे ही करना है, चेक करना पहले, और अगर एक हल हुआ तो फिर आप विलोपन विधि से चाहे प्रतिसम विधि से आप घर पे सॉल्व कर सकते हो, कर लो घर पे। और जो बच्चे हमारी वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं सबसे बार बार कहता हूँ बेटा कमेंट किया करो, डाउट पूछा करो, जिनको नहीं समझ में आता बार बार पूछा करो, ये चैनल से आप बच्चों के लिए। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन किया बाय चांस किसी का डाउट आ गया, नहीं आंसर मैच किया, तो आप क्वेश्चन नंबर बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्वेश्चन करवा भी दूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ना, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ए सबका ध्यान बुक में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ए एंड बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ मैनी सॉल्यूशंस। देखो मैनी सॉल्यूशंस की बात इस क्वेश्चन में गिवन है, अपरिमित रूप से अनेक हल गिवन है बेटा। क्या दे रखा है यहाँ पर, अनेक हल होंगे। क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास सेकंड का फर्स्ट में, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, हाँ या ना। नीचे देखो a माइनस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू वाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैं इस पूरे जो टर्म था ना 3a प्लस बी माइनस 2 को उठा के कहाँ लेके आया, क्या इधर लेके आ गया, माइनस में कर दिया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, अनेक हल, मैनी सॉल्यूशन। क्या गिवन है, मैनी सॉल्यूशन। एक बात बताओ, जब मैनी सॉल्यूशन की बात क्वेश्चन में गिवन है तो कंडीशन क्या होती है मैनी सॉल्यूशन की, a1 अपॉन में a2 इक्वल b1 अपॉन में इक्वल में क्या आएगा बेटा, कोई डाउट यहाँ तक। अब आप पूछोगे सर ये क्यों लिखा मैंने, हाँ भाई कौन जवाब देगा। मैनी सॉल्यूशन वाले केस मैंने क्यों लिखा है, मैंने आपको बताया था जब बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं, अनेक हल होते हैं, तो a1 अपॉन में a2 बराबर होगा b1 अपॉन में b2 के, और ये किसके बराबर होगा, c1 अपॉन में c2, तीनों आपस में बराबर होते हैं, हाँ या ना। और इस वाले केस में लाइन कैसे बनती है, ग्राफ संपाती रेखा, बताया थी बात मैंने आपको। एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी, दोनों इक्वेशन के ग्राफ कैसे बनेंगे, सेम लाइन पे बनेंगे, क्योंकि दोनों कैसे हैं, संपाती है, अनेक हल बन रहे हैं। इधर आ जाओ, दोबारा इक्वेशन की बात करो, a1 की जगह क्या लिख देंगे 2, और a2 की जगह a माइनस बी, b1 की जगह 3, नीचे a प्लस बी इज इक्वल टू बेटा माइनस 7 अपॉन में माइनस 3a प्लस बी माइनस 2, माइनस और माइनस कैंसिल। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। बीच में एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करना, 2 अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन में a प्लस बी। मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया और फिर इस वाले को भी लिखा 3 अपॉन में a प्लस बी, और ये इसके इक्वल कर दिया। समझ में आया क्यों, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, तीनों आपस में, तो मैंने इन दोनों की बात करी और एक तरफ इन दोनों की बात करी। कोई डाउट यहाँ तक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो 2 को करेंगे a से मल्टीप्लाई तो 2a प्लस 2b, इसको करेंगे 3 से 3a माइनस 3b, इधर ले उठाकर 2a प्लस 2b माइनस 3a और प्लस 3b इज इक्वल टू 3 में से 2 गया माइनस a, क्योंकि 3 बड़ी संख्या है, 3 और 2 5b इज इक्वल टू 0। कोई डाउट यहाँ तक। इक्वेशन नंबर, या तो एक काम करो 5a की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, a नेगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 5b इज इक्वल टू क्या आ गया a का मान क्या निकल गया यहाँ से 5b। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। दोबारा देखो, आपने बेटा इसके इक्वल किया, 2 को मल्टीप्लाई किया a प्लस बी से तो 2a प्लस 2b आया, 3 को मल्टीप्लाई किया 3a और प्लस माइनस माइनस 3b आ गया। इन दोनों को उठा के मैं इधर ले आया, सॉल्व करके क्या आया, ये माइनस वाला इधर जाके पॉजिटिव बना दिया, तो a इज इक्वल टू 5b। इसे यहीं छोड़ दो, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, इधर ध्यान देना। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 3 जा 9a, 3 को b से करेंगे 3b माइनस 6, यहाँ आ जाएगा 7a प्लस 7b। इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b इज इक्वल टू 0। 9 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा 2a
ये -4b इजिकल टू देखो -6 से जाके +6 हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? आपने फिर कैची गुणा किया, 3 को इन तीनों से गुणा करके ये लिखा, 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके ये आया। बताओ ए की वैल्यू क्या गिवन है, चेक करो। 5b तो ए की जगह क्या लिख देंगे 5b और बाहर क्या लगा देंगे 2, 2 5 जा 10, तो 10b - 4b इजिकल टू 6, 6b इजिकल टू क्या आ जाएगा 6, और b की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से 6 अपॉन में b का मान क्या आ गया बच्चों 1, और जब b का मान आ गया तो किसका मान निकल जाएगा इससे a का, 5 × 1 कितना आ जाएगा 1, तो 5 × 5, b का मान 1 है और a का मान 5। चेक करो एक बार आंसर, तो वो सही है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट a का मान 5 है और b का मान 1। किसी बच्चों को नहीं समझ में आया तो बताओ। सेकंड पार्ट पे ध्यान देना, k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग में कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है लेकिन उसमें कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं होगा तो कंडीशंस क्या होती है वो समझते हैं। पहले तो 3x + y - 1, हम 1 को उठा के इधर ही लेके आ गए तो -1 = 0, 2k - 1 इंटू में x प्लस k - 1 इंटू में y, 2k + 1 को मैं नेगेटिव में लिया है, इस तरफ लेके आ गया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, कोई हल नहीं। इसमें आपको नो पता करेंगे। बेटा क्वेश्चन पढ़ा तुमने पहले, क्वेश्चन की लाइन पढ़ो, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग में कोई हल नहीं है, मेरी लाइन। तो जब कोई हल नहीं है तो मैंने भी वही लाइन लिखी है, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन को एक बार रीचेक कर लो, ठीक है डिजिट, ठीक है, देखो ध्यान देना। और जब कोई हल नहीं होता कंडीशन क्या होती है बच्चों, a1 अपॉन में a2 इक्वल b1 अपॉन में डज नॉट इक्वल c1 अपॉन में c2। a1 की जगह क्या आ जाएगा 3, a2 की जगह 2k - 1, b1 की जगह क्या छुपा हुआ है यहाँ पर 1, b2 की जगह k - 1। आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो इसको इक्वल नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3k - 3 बन जा 3, 2k - 1 उठा के इधर ले आओ, 3k - 2k -3 इधर जाके +3 हो जाएगा तो 2 बचेगा, k का मान कितना आ जाएगा 2। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, निम्नलिखित समीकरण के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वृज गुणन विधि से हल कीजिए। तो व्रज वाला तो आपको करना नहीं है, आप इसे प्रतिस्थापन से और विलोपन विधि से घर पे सॉल्व करना, ये भी आपके लिए होमवर्क है। थर्ड क्वेश्चन होमवर्क है, घर पे ट्राई करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 4th में स्टार्ट करने वाला हूँ वर्ड्स प्रॉब्लम है। वर्ड्स प्रॉब्लम मतलब क्या होगा, आपको अपनी इक्वेशन खुद बनानी है और उसे फिर खुद सॉल्व करना भी है। यहाँ इक्वेशन बनी बनाई मिलेगी नहीं, क्या करना पड़ेगा बेटा, बनानी पड़ेगी फिर सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आपने 3.3 में भी किया, 3.4 में किया, और आप कहाँ करने वाले हो 3.5 में। पहला क्वेश्चन पढ़ना, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल किसी वृज गणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। कोई सा भी मेथड जो तुम्हें अच्छा लगे सॉल्व कर सकते हो। अब तक कितने मेथड सीखे आपने, कौन कौन से, एक प्रतिस्थापन, विलोपन। तो इन क्वेश्चंस को आप जिस मेथड से चाहे सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। देखो एक छात्रावास का मतलब समझते हो, एक बच्चा जब किसी हॉस्टल वगैरह में रहता है तो वहाँ पर कुछ भाग आपका नियत है, मतलब फिक्स्ड है, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा ही पड़ेगा, और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जितने दिन तक बच्चा भोजन लेगा उसका से बच्चा पे करेगा। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी, विद्यार्थी बेटा कौन है यहाँ पर, बी, जो 26 दिन भोजन करता है और कितने रुपये जमा करता है, 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो चीज़ नहीं पता तो क्या लेट कर लेंगे, माना नियत भाड़ा x, और प्रतिदिन भोजन के लिए बेटा कितना देना पड़ रहा है y, उसे क्या मान लेते हैं प्रतिदिन भाड़ा y। तो फिक्स चार्ज को हमने इंग्लिश में x माना, पर डे को क्या माना बेटा
वाई। देखो आपको एक्स तो देना ही पड़ेगा, हाँ है ना, फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो ए बच्चा हो, चाहे बी हो, चाहे वो सी, चाहे डी, कुछ भी हो। आगे पढ़ना क्वेश्चन, ए को 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये देना पड़ता है। तो 20 दिन, तो 20 को मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा उसे, वाई से, और इसको तुम क्या लिख देंगे 1000। इक्वेशन नंबर 1। और जो स्टूडेंट बी है वो 26 दिन भोजन करता है, तो 26 वाई, और उसे भी क्या देना पड़ेगा एक्स, इज इक्वल टू में 1180 रुपये। अभी देखो यहाँ पर आप बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर कौन सी विधि लगाओ, विलोपन विधि। क्या लगाना चाहोगे, विलोपन। कुछ भी नहीं करना, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, वेरी गुड। 26 में 20 चला के क्या बचेगा 6y माइनस 6y। ये माइनस क्यों आया इस जगह, क्योंकि 26 बड़ी संख्या, और जो संख्या, अब देखो आपके लिए कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, वो लगता है कि सर यहाँ तो प्लस है, बेटा इस प्लस की वैल्यू खत्म हो चुकी है। आपके लिए क्या देखना है, आपको ये नेगेटिव देखना है, ठीक है। साइन चेंज होने के बाद जो नया साइन बनता है आपको वो ध्यान देना है, पुराने वाले साइन की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव। देखो 1000 में से माइनस करेंगे 1, तो यहाँ पे कितना है माइनस 180। ये माइनस क्यों आया बताओ, क्योंकि 1180 बड़ी संख्या है, माइनस से माइनस कट गया। 6 मल्टीप्लाई में कहाँ जाने वाला है, डिवाइड में। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और 0 का 0। वाई कितना आ गया बच्चों 30। और जब y का मान आ चुका है तो इससे कौन सा मान मिल जाएगा, x का। तो देखो x प्लस 20 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 1000। ये कितना आ जाएगा 600। 1000 माइनस 600 कितना आ गया बच्चों, ये 400। तो फिक्स चार्ज 400 रुपये तो देखो हर बच्चों को देने पड़ेंगे। कितने में देने पड़ेंगे बच्चों को, 400। चाहे तो 1 दिन खाना खाओ, 2 दिन खाना खाओ, 50 दिन खाना खाओ, 30 दिन खाना खाओ, आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जितना दिन आप खाना खाओगे पर डे के हिसाब से कितना खर्चा देना पड़ेगा आपको, 30 रुपये। कोई दिक्कत। मान लो मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एक बच्चा है 10 दिन खाना खाता है। कितने दिन खाना खाता है, 10 दिन। तो 30 रुपये कितने रुपये देना पड़ेगा उसे, 30 मल्टीप्लाई 10, 300 रुपये। हाँ भाई कितने बन गए, 300 खाने के हो गए, प्लस 400 भी देगा ही देगा। कितना देना पड़ेगा बच्चे को, 700 रुपये। कोई दिक्कत आता है। एक बच्चा 20 दिन खाना खाता है, तो 20 दिन खाना खाया तो कितना देना पड़ा था उसको, 1000 रुपये। बस जितना भी खाना खाएगा वो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें क्या ऐड कर देंगे 400 रुपये। क्यों, 400 फिक्स चार्ज है जो उस बच्चे को देना पड़ेगा तो पड़ेगा, हाँ या ना। इसे कॉपी करो। सेकंड में ध्यान देना, एक भिन्न 1/3 हो जाता है। आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवाया था 3.4 में, 3.3 में, ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार आ चुके हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो एक बात बताओ बेटा, भिन्न के अंदर सपोज कोई भिन्न है, ऊपर x होगा और नीचे क्या होगा y। अंश को क्या माना मैंने x, और हर को मैंने क्या माना y। कोई डाउट यहाँ तक। और ये फ्रैक्शन है, क्या बोलेंगे इसे हम, फ्रैक्शन। देखो इसे बोलते हैं न्यूमरेटर और इसे डिनोमिनेटर। याद रहेगा। तो न्यूमरेटर को अपने x माना और डिनोमिनेटर को क्या माना y, अंश को x और हर को y। अब देखो जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे हम करेंगे, अपने मन से कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोबारा लाइन पढ़ो, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश से क्या घटाया जाता है 1। एक बार बताओ, 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में से, तो वो अंश ऊपर वाला होता है, अंश में कितना घटा देंगे 1 घटा देंगे, और नीचे y का y रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 को मल्टीप्लाई करो x से, 3x, 3 एकम 3, y को 1 से करेंगे y। ये y जाके नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाला तो जाके प्लस। कोई डाउट पड़े यहाँ तक, क्वेश्चन में डाउट यहाँ तक। मैंने जो क्वेश्चन में दिया वही किया कि नहीं किया। मैंने क्वेश्चन में क्या दिया था कि अंश में से 1 घटा दो तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/3 हो जाता है। नीचे पढ़ो, और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। इस बार किस में जोड़ने की बात कर रहा है वो, हर में 8 जोड़ दो, और कितना ऐसा करने से कितना मिल जाता है हमें 1/4, 1/4। तो ये हो जाएगा 4x। y + 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y + 8 ही आएगा, माइनस में भेज देंगे। 4x - y =
8। देखो क्वेश्चन फर्स्ट ये रही, क्वेश्चन सेकंड ये रही, सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ पर 3 है, या तो एक काम करो बेटा, यहाँ भी एक y है, ठीक है, यहाँ भी एक y है। चलो y को उससे तुम कंफ्यूज हो, छोड़ो, एक ही चीज़ सीखो। यहाँ पे क्या दे रखा है 3, यहाँ पे क्या दे रखा है 4। अगर मैं 4 मल्टीप्लाई से कर दूँ और से कितने से कर दूँ, काम चल जाएगा। 4 तिया 12, 4 को 1 से करेंगे तो 4y, 4 3 जा 12, 3 4 जा 3 को y से करेंगे तो -3y इज इक्वल टू 8 3 24। देखो मैं चाहता तो y वाले से भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैंने आपको x से सिखाया ना, तो अपने इजी x से ही करो, ठीक है। क्या करना बेटा, हमेशा x वाले को ही इक्वल किया करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ कैंसिल हो सकता है यहाँ पर, देखो -4 और +3 क्या आएगा -1y, 24 में से 12 क्या 12, -12 बचेगा, 24 बड़ी संख्या है, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या बचेगा बेटा 12। और जब y आ गया इसे उठा के फर्स्ट में रख दो, 3x - 12 इक्वल टू 3, -12 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3 + 12 15, x वैल्यू कितना आ जाएगी 15/3 5। कोई डाउट यहाँ तक? वो क्या कहते हैं जो प्लस लगा रखा है उसको प्लस कर दिया, माइनस कर दिया। किस जगह ये अरे वो 1 ये बेटा 1y है, 1 अपॉन में जाके क्या बचेगा 12 का 12 ही तो बचेगा ऊपर तो देखो मैंने साइन किसका प्लस का। बेटा -4 और +3 चेक करो ना, -4y + 3y, 4 में से 3 के क्या बचेगा 1y, और साइन बड़ी संख्या का आता है ना, तो 4 बड़ी संख्या है तो माइनस का ही तो आएगा, कोई दिक्कत? यहाँ भी कितना आएगा 24 बड़ी संख्या है, 24 का माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, y का मान 12 आते ही मैंने कहाँ रख दिया समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब y का मान 12 आया पुट किया तो -12 जाके प्लस हुआ, 12 + 3 बेटा 15 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 5। तब क्या बोलोगे फ्रैक्शन, x की जगह 5 आ जाएगा और y की जगह 12, 5/12। किसी बच्चे को डाउट यहाँ तक? यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। देखो अगर यश सही करता है, क्वेश्चन 3 नंबर पाता है और गलत करके आता तो 1 नंबर कट जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं 12th के बाद जितने भी, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। क्या होती है बेटा नेगेटिव मार्किंग? मतलब क्या होता है कि अगर आप सही क्वेश्चन कर रहे हो वो नंबर तो मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन गलत करोगे उसके भी नंबर कटेंगे। बात समझ आ रही है? राइटिंग की बात नहीं हो रही बेटा, बेटा राइटिंग की बात नहीं हो रही, मतलब आपने जो क्वेश्चन गलत किया, गलत MCQ पर टिक मार दिया तो वो नंबर भी आपके सही वाले से कट जाएंगे। समझ में आया कॉन्सेप्ट? अभी हम बात करते हैं कैसे। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलने होते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने % थे? तो काम करें, लेट करते हैं पहले तो। माना थर्ड पार्ट सही उत्तर, बेटा सही उत्तरों को मैंने क्या मान लिया x और अशुद्ध को y, करेक्ट आंसर को x मान लिया और इनकरेक्ट को यानी गलत y। अब क्वेश्चन गहराई पढ़ो, सही उत्तर के कितने अंक मिल रहे हैं उसे 3 मिल रहे हैं ना, सही उत्तर के लिए 3 नंबर, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से और माइनस, ये माइनस क्यों किया? क्योंकि जो आप क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो उसके नंबर भी आपके यहीं से कटेंगे। दो एग्जांपल समझना, अभी मज़ा नहीं आएगा समझने में। इधर देखो, मान लो आपने 10 क्वेश्चन सही किए, ठीक है, और एक क्वेश्चन में 3 नंबर मिलते हैं, तो 10 × 3 कितने नंबर हो गए बेटा आपके 30। आप तो खुश हो गए 30 नंबर आ गए, लेकिन आपने 5 गलत भी तो किए। हाँ भाई कितने के 5 गलत, तो गलत वाले के लिए 1 नंबर कटेगा। कितना नंबर कट रहा है 1 नंबर, 1 अंक कट जाता है, तो 5 × 1 5 अंक कट जाएंगे, ये कटेंगे ना, तो 30 तो आए थे, 5 कट जाएंगे, कितना बचेगा 25। तो आप किसी से ये मत कहना कि 25 नंबर आए हैं, बेटा आपको 25 नंबर आए हैं। बेशक आपने 10 क्वेश्चन ठीक किए 30 नंबर के आ गए, लेकिन नहीं, 5 जो गलत किए उसकी भरपाई वहीं से होगी ही होगी। बात क्लियर है?
कोई डाउट? तो तभी कहते हैं, देखो ऐसे एग्जाम में हम क्या कहते हैं कि जितने आते हैं उतना ही करना, गलत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे सपोज जैसे मान लो 2 बच्चे हो तुम दोनों, एक बच्चा केवल 10 क्वेश्चन करके आता है, कितने नंबर लाएगा? 30, 10 के 10 सही। लेकिन तुम चालाकी कर रहे हो, तुम 15 क्वेश्चन करके आ रहे हो, 10 ठीक कर रहे हो, 5 गलत कर रहे हो, तो कितने नंबर ला रहे हो? 25। मतलब इसकी रैंक ज़्यादा आ जाएगी तो इसकी रैंक कम। तो कौन समझदार निकला? जिसने 10 क्वेश्चन ठीक किया वो बच्चा ज़्यादा समझदार था। बात समझ आ रही है? क्योंकि उसने केवल वही ठीक किया जो उसे अच्छे से आता था, उसने तुक्का मारने की कोशिश नहीं करी। तो वही बात बेटा ध्यान देना। तो माइनस कितने क्वेश्चन अंक, 1 अंक कटता है तो 1y बराबर 40 अंक अर्जित करता है। नीचे दोबारा लाइन पढ़ो, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तो 4x, और अशुद्ध पर 2 अंक कटते हैं तो 2y = 50। इक्वेशन नंबर 2। इसको कर दो ध्यान देना, इसे करेंगे 4 से, उसे करेंगे 3 से 4 3 जा मैं कर दूंगा 12, 4 1 जा 4, ये कितना जा बेटा 160, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 53 जा 150। माइनस का पॉजिटिव, प्लस का माइनस में। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का। 6 में से 4 गया 2। साइन बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी बेटा? 6 का क्या लगा? प्लस लगा था, तो यहाँ पे कितना आएगा? 10। 160 से 150 गया तो 10 बचेगा। 10 / 2 कितना आ जाएगा? 5। y का मान कितना आ गया? 5। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इसे उठा के यहाँ रख दो। तो 3x - 1 × 5 = 40, 3x 5 = 40, ये 45, x का मान कितना आ जाएगा? 45 बाई 45 कैसे आ गया भैया? बेटा माइनस का दे जाके प्लस, 40 + 5 45, वहाँ पर कितना आएगा? 15। इस बच्चे ने 15 क्वेश्चन ठीक किए और 5 क्वेश्चन गलत किए, तो कुल कितने परसेंट किए? अरे कुल बेटा 15 सही करके आया, 5 गलत करके आया, कितने क्वेश्चन करके आया टोटल? 20। तो 20 क्वेश्चन करके आने से उसको 15 नंबर समझ में आया? क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करके आया, 15 सही और 5 गलत। कोई डाउट मन में? इसका 4th पार्ट पढ़ना ध्यान से। कहता है एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से चल रही है, एक ही समय चलती है, तो 5 घंटे बाद मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे में मिलती है। दोनों कारों की चाल। ध्यान समझना इस क्वेश्चन की, बड़ा गहराई क्वेश्चन वाला है ये। सही पहले छाप लें। तो समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी कॉपी बाद में करना, पहले समझ लो। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। बना लो, ये A है और ये B। बटन का डिस्टेंस कितना दे रखा है? ठीक है, आगे बढ़ो। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और एक ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, आगे ध्यान देना। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, बेटा सेम डायरेक्शन में, ये भी इसी दिशा में जा रहा है और ये भी इसी दिशा में जा रहा है, तो वह 5 घंटे पश्चात मिलती है। इनकी मुलाकात कहाँ होगी जाके? 5 घंटे बाद। समझना, 5 घंटे बाद ये भी यहाँ आएगा, 5 घंटे बाद, और 5 घंटे बाद ये वाली कार भी यहाँ आएगा। अब तुम्हें मन में क्वेश्चन आएगा, सर तेज कौन चला रहा है गाड़ी, ए या बी? हाँ भाई, जो गाड़ी यहाँ से चल रही होगी वो तेज चल रही होगी। हाँ समझना कह रहा है, क्या कहना चाह रहा हूँ। आप एक बंदा गाड़ी यहाँ से स्टार्ट करता है चलाना, एक कार वाला बंदा यहाँ से चलता है स्टार्ट करना, लेकिन 5 घंटे बाद दोनों की मुलाकात हो रही है, तो कॉमन सी बात है इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तभी तो बंदे ने उसको पकड़ लिया। अगर इसकी स्पीड ज़्यादा होती जो यहाँ से चल रहा तो कभी क्या पकड़ पाता वो बंदा? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 100 घंटे का है। समझ में आई कॉन्सेप्ट? अगर आप धीरे चल रहे हो और पीछे वाला बंदा बहुत तेज चल रहा है, तो आपको पीछे कर देगा नहीं कर देगा? कितने घंटे बाद पीछे कर रहा है वो एक दूसरे को? 5 घंटे बाद। एक बात बताना, माना क्वेश्चन में क्या निकालना बेटा? दोनों कारों की चाल। माना फर्स्ट कार की चाल x किलोमीटर पर आवर,
जो कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम ए से। फिर बेटा सेकंड कार की, चलो क्या मान लिया बेटा मैंने, वाई किलोमीटर शुरू बी से, ये ए से शुरू होती है और ये बी से शुरू होती है। देखो क्वेश्चन की गहराई समझना, आपको चाल मिल गया, दूरी का मतलब क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणा समय। ए से लेके सी तक की दूरी, ए से लेके सी तक की दूरी, चाल क्या बेटा इसका, एक्स। यहाँ से जो चलना स्टार्ट करो उसकी चाल कितनी है, एक्स। यहाँ चलने वाली चाल कितनी है, वाई। तो एक्स मल्टीप्लाई 5, क्यों 5 किया, क्योंकि 5 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 5। कितना आ जाएगा ये, 5x। ऐसे बेटा बी सी बताओ कितना आएगा, चाल कितनी है, वाई गुणा 5 वाई, हाँ है ना। एक बात और बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, उसमें से ये वाली दूरी माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 100। समझा रहा क्यों, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा, 5x, और माइनस कर दूंगा ये वाली दूरी 5y, तो कितना आंसर आ जाएगा, ए बी सी। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर मैं ए सी में से बी सी माइनस कर दूँ कि ए बी नहीं आ जाएगा। और ए बी क्या दे रखा क्वेश्चन में आपको, 100। इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट मन में आता है, इक्वेशन 1 तो मैं बना दी। अब 2 कैसे बनाएंगे वो समझेंगे, पहले से कॉपी करो फिर देखते हैं। क्या लिखा बेटा, यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलते हैं तो 5 घंटे मिलते हैं, यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटे में मिलते हैं। पहले गहराई समझना इसकी। ये क्या बेटा, ए, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, बी। एक कार ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और एक कार ने यहाँ चलना स्टार्ट किया। देखो दोनों विपरीत दिशा में है, ये जा रहा है इधर की तरफ और वो जा रहा है इधर की तरफ, है ना। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग, क्या दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है कि नहीं है, चेक करो। एक यूं जा रहा है और वो यूं आ रहा है, ठीक है। दोनों की मुलाकात 1 घंटे में होती है, तो इस जगह हो गई। 1 घंटे बाद ये भी यहाँ और 1 घंटे बाद भैया ये भी यहाँ, और टोटल कितना दे रखा है ये, 100 किलोमीटर। एक बात बताओ, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या होता है बेटा डिस्टेंस का, चाल गुणा समय। कितना चाल था इसका, x गुणा समय कितना लगा, 1, तो 1x। ऐसे बेटा बी सी कितना आ जाएगा, y गुणा 1, तो y गुणा 1 कितना हो गया ये, 1y। इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा, हाँ भाई क्या बनेगा, 100। कितना आ गया समीकरण 2। एक काम करो, यहाँ 5 है यहाँ 1 है, क्या कर दिया जाए, वेरी गुड, 5x 5y, 100 गुणा 5 500। इसे नीचे लिख दो, 5x माइनस 5y बराबर 100। कैंसिल हो गया, 5y और 5y कितना हो गया ये बेटा, 10y। 5 ये हो गया 400, यस। 10 बेटा मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा तो y का मान कितना आ गया, 40। तो y का मान तो आगे से यहाँ पुट कर देंगे, x प्लस 40 इज इक्वल टू 100। x मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 60। तो इस पल्ली जो ये कार ए से स्टार्ट होती है चलनी, उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। और इसका बेटा कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। ये चलाता है 60 की स्पीड से गाड़ी और ये चलाता है 40 की स्पीड गाड़ी। तो जो 60 से चलाएगा वो वो कवर कर लेगा नहीं कर लेगा, क्योंकि उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। कोई डाउट्स क्वेश्चन के अंदर, तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था, लेकिन अगर आपने फील किया, अगर आपको ये डायग्राम बनाना आ गया ना, आपने समझ लिया, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। हर बच्चों को दिक्कत केवल इस क्वेश्चन में कहाँ आती है कि वो फील ही नहीं कर पाते कि चल क्या रहा है। वो सिर्फ रट्टा मारने की कोशिश करते हैं कि सर इक्वेशन याद कर लो काम चल जाएगा। नहीं, पहले गहराई समझनी है आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट जानना है कि डायरेक्शन एक है तो क्या होगा, विपरीत है तो क्या होगा। इसे कॉपी करो। देखो लास्ट पार्ट पे ध्यान देना, 5th पार्ट, 4th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या कहता है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग किलोमीटर कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो वो कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, अगर लेंथ 5 इकाई कम कर दूं और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दूं तो जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यदि हम लंबाई को 3
इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। कहता है इनकी विमाई, विमाई मतलब समझते हो बेटा, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। देखो आयत बनता कैसे पहले समझते हैं। ये लेंथ है और ये हाँ है ना, इसको x मान लो, इसको y। तो माना फिफ्थ पार्ट में माना लंबाई बराबर बेटा क्या मान लिया मैंने इसे x और चौड़ाई को क्या माना y। बेटा इसका एरिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x गुणा y। कोई डाउट मन में? पक्का? आगे पढ़ो, 2 मिनट शांति रखना, ध्यान देना। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, यदि उसकी लंबाई बेटा कितनी कर दी जाए 5, तो अगर लेंथ में से 5 इकाई कम कर दूं और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, चौड़ाई कितनी कर दी जाए 3 जोड़ दी जाए, उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल बेटा पहले कितना था एक्स वाई माइनस क्या कर देंगे 9। कोई डाउट मन में? ठीक है, देखो दोबारा समझना, आपने क्वेश्चन में क्या बोला है, लंबाई 5 इकाई कम कर दो तो x माइनस 5, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दो तो y प्लस 3, ये कितना आ गया b। तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, इन दोनों का मल्टीपल क्या होता है बेटा, एरिया होता है। और एरिया कितना हो जाएगा 9 इकाई कम। जैसे सपोज मान लो पहले एरिया 90 था तो अब कितना हो जाएगा 81, क्यों 9 इकाई कम हो जाएगा। अगर पहले 100 था तो कितना हो जाएगा 91, पहले 50 था अब कितना हो जाएगा 41, पहले 20 था अब कितना हो जाएगा 9 कम करेंगे 11, अगर पहले 30 था अब कितना हो जाएगा 21। कोई डाउट बेटा मन में? तो ऐसा करने से एरिया जो हमारा क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। x को गुणा करो y से, एक्स वाई, एक्स को करो 3 से गुणा 3x, यहाँ y को 5 को करेंगे y से तो माइनस 5y प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15, एक्स वाई से एक्स वाई करंट गया 3x माइनस 5y माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 6 बचेगा। इक्वेशन नंबर मुश्किल था इजी था? आगे बढ़ो बेटा। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों को बढ़ा दो, x में भी 3 जोड़ दो और y में 3 जोड़ दो, सॉरी 2 इकाई, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बेटा कितना था पहले एक्स वाई था, उसमें 67 मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया, फिर मल्टीप्लाई करो एक्स वाई 2x 3y 6 एक्स वाई प्लस 67, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 2x प्लस 3y प्लस का माइनस में 67 माइनस x 6 कर देंगे 61, देखो क्या बचेगा 2x प्लस 3y। तो ध्यान देना यहाँ 3 है और यहाँ पे क्या है 2, काम करो 2 से इसे गुणा करो 3 से इसको, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 3 दूनी 3 3 जा 9, 6 3 कम 3 3 छिक 18, 3 6 जा 18, एक्स वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ये बच्चा बेटा माइनस 19y, देखो माइनस 10 और माइनस 9 माइनस 19 हो गया, सेम से ऐड हो गए। 183 में से 12 माइनस करो तो 103 में से 2 गया 1, 8 में से 1 7, 8 में से 1 गया 7, माइनस का आया, माइनस 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 क्या करें 19 कैसे आया बेटा, माइनस 10 और माइनस 9 क्या होता है माइनस 19 होता है। y का मान कितना आ जाएगा 171 अपन में 19 नहीं 171, y का मान कितना आ जाएगा 9, और जब y का मान आ गया y का मान उठा के आप इस जगह रख दो, 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 6, 3x 5 9 जा 55, ये इधर जाकर ऐड कर देंगे 51, तो x का मान कितना आ जाएगा 51 अपॉन में 3 17, कितना मान है बेटा इसका, तो उसकी जो लंबाई है वो 17 है और चौड़ाई कितनी है बेटा 9। कोई डाउट किसी बच्चे के मन में?
इसे कॉपी करो।